We alive? आई डोंट नो। इधर It लोडिंग says बता रहा live. है अभी भी। इट सेज लाइव। Yeah, it says live. Even the dog notified us it is live. एवरीथिंग इज How are you, man? I'm doing fine. Our subscribers are probably thinking They वेट must have अब forgotten. ये लोग ये दोनों कहाँ चले गए। मतलब आप भी मन लाइव। करेगा ना। हाँ, मेरे इधर अब भी लाइव बता रहा है, तो होपफुली कोई प्रॉब्लम्स इश्यूज नहीं आना चाहिए। सो बताइए करण जी, आप क्या कर रहे हैं? आपके उधर क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं है, बस मोदी जी के 10 साल पूरे हो गए और 5 साल बाकी है। मोदी जी के नेतृत्व में हम विश्व गुरु बन गए। विश्व गुरु हम रास्ते में है। विश्व गुरु उधर हाँ, इलॉन मस्क भी हमारे साइड में है। बोल रहे इंडियन इमिग्रेंट्स जितना आएगा उतना अच्छा होएगा। ट्रम्प जी ने भी ये सब बता मोदी दिया जी है। का कमाल है। मोदी ये जी का सब मोदी कमाल जी है। का इंटरनेशनल हम्म। डंका है मोदी जी का। लोग मजाक उड़ाते हैं लेकिन ये सब मोदी जी के वजह से हो रहा तो ये तो है। चलते ही रहेगा। जियो होता पॉलिटिक्स है। वगैरह वो तो चलते ही रहेगा। और वो ठीक है। तो ठीक है, हम काफी कुछ हो गया बट हम अपना काम वापस जारी करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखते हैं कैसे जाता है। तो जैसे हमने सोचा था आज के लिए हम रेने चेराट के ऊपर बात करेंगे। वो आ, तो हाँ, मैंने रिकमेंड किया था रेने जिरार्ड का एक सीबीसी इंटरव्यू आपको देखने के लिए। वो कितना तक आपने देखे, तो उस हिसाब से हम कैरी ऑन देखा करेंगे। तो मैंने पूरा है, पूरा देखा है हम्म। मैंने। तो क्या सोच है आपका? उम, मुझे पहला जो पार्ट है हम्म। मैमेटिक डिजायर, वो थोड़ा दिलचस्प लगा। हम्म। और फिर बाद में स्केप गोटिंग का आइडिया भी, मैं मतलब उसके बारे में सुनते ही मतलब दो तीन एग्जांपल सामने आ ही जाते दिमाग में कि हाँ हम्म। ये बराबर है। बट लेकिन जो क्राइस्ट और क्रिश्चियनिटी के ऊपर जब बोलने लगता है तो ऑब्वियसली थोड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन लगता है। हम्म। हम्म। जैसे अल्टीमेट स्केप गोटिंग हो गया, या तो फिर ह्यूमन डिजायर का जो बेसिस है उसको लेके, या तो फिर हम्म। गॉड का नेचर नॉन वायलेंट होता है वो चीज को लेके। बट हम्म। मेरे लिए एक नया पर्सपेक्टिव था क्योंकि मैं चीजें दो एंगल से ही अब तक देख रहा हूँ। एक तो हम्म। पहले लेफ्ट के नजरिए से, जहाँ पे सिर्फ पावर और पेट्रियार्की होती है, और हम्म। दूसरा जो है वो एक थोड़ा ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स अप्रोच था। ये थोड़ा हम्म। रिलीजियस अप्रोच नहीं बोल सकता हूँ, ये ज्यादा करके। प्योरली एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच बोल हाँ, सकते हैं आप। रेने जिरार्ड का यही एक है जो वो थियोलॉजी में टच नहीं करता है, क्योंकि वो देखते हैं जो मेरा काम जो है वो थियोलॉजी का काम नहीं है। उनके काम जो है वो एंथ्रोपोलॉजी का ही काम रहता है। तो मिमेटिक डिजायर जो है वहां से वो शुरू करता है। उनका थ्योरी बेसिकली ये रहता है जो हम इंसान जो है उनके सबके मिमेटिक नेचर है। मिमेटिक बोले तो मिमिक, कॉपी करना हमारा इनहेरेंट नेचर है वो। हम बिना मिमेसिस जी नहीं सकते। तो जैसा आप छोटे बच्चों को देख लो, तो छोटे बच्चे जो है वो ज़्यादा करके मिमिक करके सीखते हैं। जो बड़े लोग जो करते हैं उनको कॉपी करता है। तो हाँ, हमारा प्राइमरी मोड रहता है ये। हमारा मेन बोलते हैं ना, मेन तरीका जो रहता है वही वही रहता है। मिमेटिक तरीका रहता है कॉपी करना सबको। तो मेरे उनका बस सबको शक्तिमान बनना था। तो इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल अभी ये डिजायर में आते हैं हम। ये तो पहला हम समझ गए, बहुत सिंपल सी चीजें। अब किसी को रेने जिरार्ड के ये भी पढ़ना जरूरत नहीं है जो ये समझना है। वो हम
मिमिक करते हैं एक दूसरे को। बहुत सारे लोग, बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग ये एग्री करते हैं, हाँ हम मिमिक करते हैं एक दूसरे के साथ। पर अभी आ जाता है सवाल डिजायर के ऊपर, हम चाहते हैं किस किस चीज को। तो रेने जेरार्ड बोलते हैं जो हम उन्हीं को ही, उन चीज को ही चाहते हैं जो दूसरे लोग चाहते हैं। तो ये गुरु वाली बात हो जाती है। हम गुरु, गुरु अगर रहेंगे, कोई भी तरह का गुरु देख लो, पॉलिटिकल या रिलीजियस, हम्म, वो जो हमको जिस तरफ डायरेक्ट करता है, हम उन्हीं को ही, वो चीज को ही चाहेंगे। तो हम इसलिए हम वो चीज को नहीं चाहते जो उस चीज के लिए हम नहीं चाहेंगे वो चीज को वो कोई वैल्यूएबल है क्या? जैसे सोना एक हो गया, सोना में इनहेरेंटली क्या हाँ क्वालिटी है जो वैल्यूएबल है? दूसरे लोग चाहते हैं, मार्केट चाहते हैं सोना को, तभी हम चाहते हैं ना सोना को। हाँ तो ऐसा एक ये आ गया है, जो डिजायर जो है, वो डिजायर की बात उधर आ जाता है। तो अभी जो डिजायर है, जो चीज को हम चाहते हैं ना, हम्म, उससे ना एक चीज आ जाते हैं, जो हम बहुत सारे लोग अगर एक चीज को चाहने लगेंगे तो फिर कंपटीशन आ जाता है। आप समझ रहे हो ना? मतलब एक, अभी समझ लो एक कंपनी में हम लोग है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, तो एक कंपनी में हम लोग है, अब समझ लो एम्प्लॉय है, तो सबका एक ऑब्जेक्ट रहता है, चाहना, डिजायर करना। तो उसमें क्या है, कंपटीशन आ जाता है। तो कंपटीशन जहां पर आ गया है वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, वहां पर वायलेंस आ सकता है। आप हम्म, फॉलो कर रहे हो ना जितना तक मैं बोल रहा हूँ? हाँ सबसे सबसे हम्म, दिलचस्प ये बात है कि हम्म, मिमिक तो करना है, लेकिन सामने वाला भी चाहता है। जैसे गुरु शिष्य का बात लो, एक मेंटर हम्म, या मेंटी का बात लो, कि हम्म, कि जो सिखाने वाला जो गुरु वो भी चाहता है कि जो शिष्य उसका रेप्लिकेट करे, लेकिन इतना भी रेप्लिकेट ना करे कि उसको तकलीफ हो या हाँ उसको हाँ थ्रेट हाँ आ हाँ जाए। हाँ। तो ये गुरु, गुरु वाली बात जो आ जाती है ना, गुरु हमेशा ये चाहेगा हाँ जो भाई हमारा शिष्य हम हमारे साथ कंपटीशन हम्म, में ना आ जाए। तो हाँ गुरु ये चाहेगा, जो गुरु हमेशा ये चाहेगा जो उन हमारे लिए वो एक्सटर्नल मीडियम बन के रहे। एक्सटर्नल मीडियम बोले तो एक हायरार्की के हिसाब से वो टॉप में रहे हमेशा, उनके साथ डायरेक्ट कंपटीशन में हम कभी ना आए। और हम उनके साथ ही कंपटीशन में आते हैं जो इंटरनल मीडियम रहता है। जैसा हाँ अभी एक एग्जांपल देख लो, अभी करण जी, आप और मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? हम्म, तो यहाँ पर कोई गुरु वाली सेटिंग नहीं आता है। यहाँ पे आप हाँ और मैं इक्वल लेवल पे है, तो हम्म, चांसेस ज्यादा रहता है हम कंपटीशन में आ जाते हैं। समझ रहे हो ना? हाँ अगर यहाँ पर एक गुरु आ जाता है, समझ लो एक बिशप खड़ा हो जाता है या एक प्रीस्ट खड़ा हो जाता है, तो वो एक्सटर्नल मीडियम बन जाता है हमारे लिए। हम दोनों हाँ उनके तरफ देखेंगे और वो कंपटीशन में नहीं आएंगे उनके साथ हम, क्योंकि वो एक उनके एक स्टेटस रहता है, वो एक एक्सटर्नल मीडियम जैसा बन जाते हैं हमारे लिए। तो वहां पे कंपटीशन का चांसेस कम हो जाता है। बट अभी हाँ क्या है, आजकल की जनरेशन, आजकल की टेक्नोलॉजी के वजह से, सोशल मीडिया के वजह से, वो एक्सटर्नल मीडियम के जो स्टेटस है वो नीचे आ जाता है। इसीलिए आप देखते हो ट्विटर में कभी भी जाओगे तो सेलिब्रिटीज के साथ वो कमेंट्स जो करने वाले रहते हैं वो हमेशा झगड़ा होते रहता है, हाँ क्योंकि वो क्योंकि टेक्नोलॉजी खत्म कर दिए है वो स्टेटस वाली जो चीज है। पहले के जमाने के जैसा नहीं रहा, जो अमिताभ बच्चन को हम अप्रोच नहीं कर सकते। अभी अमिताभ बच्चन के ट्विटर हैंडल में आप जाओगे तो आप कुछ भी उल्टा सीधा लिख सकते हो उनके कमेंट सेक्शन में। तो अमिताभ तो बच्चन भी नितिन सोचेगा गडकरी के कमेंट सेक्शन में मैं भी कुछ लिख देता हूँ। तो ऐसा, ये कमाल है हमारी टेक्नोलॉजी आजकल के ज़माने के। तो पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, पहले के ज़माने में टेक्नोलॉजी ये सब नहीं था। पहले के ज़माने में प्रीस्टहूड याजक जो रहता है उनके एक बहुत ही हाँ बोलते ना अ, स्टेटस के हिसाब से वो एक्सटर्नल मीडियम बन के रहते थे। सोसाइटी ऐसे ही चलते थे पहले। तो उसके वजह से पहले कभी भी जब भी क्राइसिस आ जाता था, अभी कंपटीशन की बात हम की है, जब बहुत सारे लोग एक ही चीज चाहने लगते हैं तो कंपटीशन आ जाता है। तो कंपटीशन से वायलेंस का टेंडेंसी, मारा मारी का टेंडेंसी,
मर्डर का टेंडेंसी वो बढ़ जाता है। तो पहले के ज़माने के लोग क्या करते थे उसको कंट्रोल करने के लिए स्केपगोट मैकेनिज़्म बना के रखते थे। एक एक रूल बना के रखते थे जो अब अगर सब में क्राइसिस आ जाता है, सब एक ही चीज़ चाहने लगते हैं और कॉम्पिटिशन आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है। हाँ, तो क्या होते थे उस टाइम के जो प्रीस्ट रहते थे, उस टाइम के जो याजक रहते थे, वो हाँ, बोलते थे एक एक अजीब तरीके का आदमी या औरत जो रहते थे, जो उनके चेहरा अजीब रहता था, वो लेपर रहते थे या उनके एक हाथ कम रहते थे, पैर कम रहते थे, तो थोड़ा अजीब टाइप के आदमी रहते थे। उनके तरफ डायरेक्ट करते थे, सबके जो गुस्सा है, सबके जो टेंडेंसी है मारा-मारी करने का, उनके तरफ डायरेक्ट करते थे। बोले ये आदमी थोड़ा अजीब है, ये औरत विच है, ये इसी के वजह से पूरा झमेला जो है वो पूरा मारा-मारी जो हो रहा है इन्हीं के वजह से ही हो रहा है। तो हम वो इनको ब्लेम साइड ब्लेम मतलब किसी ब्लेम दूसरे इंडिविजुअल या ग्रुप पे डाल देते हैं। हाँ, उनको कुर्बानी का तो बकरा बना देते थे बेसिकली। तो लोग उनको कुर्बानी कर देते थे। इस तरीके कोई भी एक तरीका नहीं रहता कुर्बानी करने का, बहुत सारे अलग-अलग तरीका रहता था। तो उनको कुर्बानी कर देते थे। कुर्बानी करने के बाद सबके अंदर एक चैन आ जाता था। बोला एक ये आता है। अभी भी आप डे टू डे लाइफ में भी देखोगे ना, आपकी रोज की लाइफ में कोई समझ लो आपके घर पे एक कुत्ता है समझ लो और मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा है। तो कुत्ते के ऊपर पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल डाला, तो क्या वो टेंशन थोड़ा कम हो जाता है। ब्लेम डाल दिया कुत्ते के ऊपर, बेचारे कुत्ता कुछ नहीं बोल पाएगा। कुत्ता कैसे कुत्ता से ब्लेम लेके बैठ सकता है और कुछ नहीं कर सकता है, वो फाइट बैक नहीं कर नहीं, वो सकता है। बात होती है हाँ, कि अभी जैसे एक टिपिकल न्यूक्लियर फैमिली में भी देखोगे, अगर कुछ भी कोई भी चीज लेके अगर स्पाउसेस में कॉन्फ्लिक्ट है तो यूजुअली ब्लेम इज गिवन टू इधर द कंसेप्ट ऑफ मैरिज और द हेडेक ऑफ अपब्रिंगिंग चिल्ड्रन। तो बच्चे पे डाल देते हैं या तो फिर शादी के ऊपर बोलते हैं, शादी हाँ, नहीं करते थे वही ठीक था, मतलब बच्चे नहीं रहते थे वही ठीक था। राइट, तो हाँ। ये काफी चीजें अप्लाई होती है। और अगर ये भी देखोगे तो ये अभी इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो जो है पिछले 10-15 सालों से, उसमें भी ये एप्लीकेबल हो सकता है पूरी तरह। मतलब एक अगर आप 2010 से 2014 तक का माहौल देखोगे तो काफी जो नेशन बिल्डिंग या जो भी उस टाइम के जो करंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिनेरियोस थे, उसमें कांग्रेस को या फिर टिपिकल उसी फैशन में स्केपगोटिंग कर रहे थे। और एक 2014 में जब बीजेपी मेजोरिटी गवर्नमेंट आई तो इट वाज अ टेम्पररी रिलीफ काइंड ऑफ थिंग कि हाँ नाउ थिंग्स विल बी बेटर, बट नाउ आई थिंक अगेन अभी वापस आ, चीजें उस तरफ, मतलब वो तो साइकिल ही ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी हमेशा नहीं रहती है, 15-20 साल बाद तो बदलती रहती है। बट रिसेंट मेमोरी में अगर देखें तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में 2010 या 12 के आसपास करप्शन के नाम पे चल रहा था। ऑब्वियसली इट वाज अ हिट पीस अगेंस्ट कांग्रेस, बट वो करप्शन के नाम पे अन्ना हजारे बैठा है, मैं आम आदमी हूँ, टोपी पहन के पूरा देश घूम रहा था। तो करप्शन वाज लाइक corruption or the expensive petrol and diesel at that time uh, was taken into consideration. But yeah, corruption, as you can say, was the scapegoat for that. But ये स्केपगोट और मेमेटिक डिजायर का जो कंसेप्ट है, उसका जब वो क्रिश्चियनिटी से लिंक करता है तो उसके बारे में क्या विचार है तुम्हारा? हाँ, तो मैंने मेंशन किया जो पहले के ज़माने के लोग ऐसा स्केपगोट करते थे और फिर स्केपगोट करने के बाद, कुर्बानी करने के बाद, जो ह्यूमन सैक्रिफाइस है वो करने के बाद उनमें चैन आ जाता था। उनमें एक रिलीफ मिलता था उनको। तो ये ऐसा करके वो क्या करते थे, वो एक मिथोलॉजी बनाते थे।
मिथोलॉजी का बेसिस ये रहता है, रेने जिरार्ड बोलते हैं जो हर मिथोलॉजी, हर हर सोसाइटी के फाउंडिंग मिथोलॉजी जो रहते हैं, उनके फाउंडिंग मिथोलॉजी के पीछे एक मर्डर रहता है, हमेशा वायलेंस रहता है, और वो वायलेंस को कवर अप करते हैं उन सिंबल से, और बहुत सारे तरीके के जो इमेज रहते हैं उनसे कवर अप करते हैं, ताकि लोगों को इतना ऑब्वियस ना लगे जो इधर एक जन को मर्डर करके पूरा सोसाइटी का फाउंडेशन बनाया है, जो पूरा हमारे जो डे टू डे लाइफ है उनके फाउंडेशन बनाया है, उतना ऑब्वियस नहीं करना चाहिए। तो ऐसा एक मिथोलॉजी बनाते थे उनको। तो मिथोलॉजी से चलते थे सोसाइटी, इसीलिए मिथोलॉजी रिलीजियस जो है वो बहुत रिलीजन जो है, धर्म जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत क्या बोलते हैं उनको, बहुत। उसके हिसाब से लाइक आई रिमेम्बर वो अ, जो वॉयलेंस जो वॉयलेंस का टेंडेंसी है वो रिलीजन पैसिफाई करता है कुछ। हाँ हाँ हाँ, रिलीजन पैसिफाई करता है, सिर्फ पैसिफाई नहीं करते हैं वो, उनको एक रूल्स बना देते हैं, उनको उनको एक हाँ। पर्टिकुलर नॉर्म्स डालते हैं, टैबूज डालते हैं, ताकि टैबूज नॉर्म्स जो है ये सोशियोलॉजिकल टर्म्स है, तो वो सोसाइटी में डालने का काम जो करते हैं वो रिलीजन करता है। तो इसीलिए रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोग आजकल सेक्युलरिज्म में खास करके वेस्ट में लोग बोलते हैं जो रिलीजन जो है सिर्फ काल्पनिक कथा है, बट उनसे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सोसाइटी को कंट्रोल करते थे बेसिकली। तो जिरार्ड ये बोलते हैं जो सिविलाइजेशन बनता है रिलीजन से ही बनता है, सिविलाइजेशन का जो बेसिस है वो रिलीजन से ही बनते हैं। पहला रिलीजन आते हैं, फिर वो रिलीजन के ऊपर ही सिविलाइजेशन बनते हैं। तो जितने भी बड़े बड़े सिविलाइजेशन थे दुनिया में सब रिलीजियस बैकग्राउंड ही रहते हैं, सब ऐसा कोई बिना रिलीजन का कोई सिविलाइजेशन नहीं बना है। तो क्रिश्चियनिटी और के सवाल जी नहीं, बोलो। अभी सेक्युलर सेक्युलर सोसाइटी बोलेंगे तो वो भी एक, भले एक कोई भगवान को मानते नहीं है जो भी बोलते, बट एक रिलीजियस एस्पेक्ट रहता है उसको, जैसे हाँ बिलीव इन ह्यूमैनिटी, ह्यूमन, राइट। वही ह्यूमन हम्म। सेंट्रिक जो भी है। हाँ, रिलीजन के जो मेन रूट वर्ड है वो टू बाइंड टुगेदर, इकट्ठा होना, एक चीज के चारों तरफ से एक इकट्ठा होना, वो रिलीजन के रूट वर्ड है। रिलीजन के रूट वर्ड उनके ओरिजिनल वर्ड है। तो कोई भी आप चीजें देख लो, एक साइंटिफिक कम्युनिटी भी आता है तो वो भी वो एक मिथोलॉजी के ऊपर ही बनता है। तो रिलीजन का जो है वो ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है ये। अभी कोई सेक्युलरिस्ट जो रहेंगे ऑब्जेक्ट करेंगे, बोलेंगे नहीं हम रिलीजियस नहीं है, हम गॉड को नहीं मानता है, मगर रिलीजन का रूट वर्ड जो है वो गॉड से कुछ लेना देना नहीं है। वो उनका ये रहता है जो एक एक चीज है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बाइंड करना, एक अपने आप को पूरा ऑब्जेक्ट के साथ पूरा एक एकात्म हो जाना। तो यहाँ से रिलीजियस जो कॉन्सेप्ट है, हमारा रिलीजन के जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आता है। अभी आप क्रिश्चियनिटी की सवाल किए हैं, क्रिश्चियनिटी के जो स्पेशली आप न्यू टेस्टामेंट में गॉस्पेल्स में जाओगे ना, सुसमाचार में जाओगे ना, तो वहाँ पर ये पूरा ऑब्वियस कर दिया है। क्राइस्ट को क्रूसिफाई करते हैं सब लोग मिलकर, क्राइस्ट को एक स्केपगोट बनाते हैं। वो एक पूरा खोल के बताया है कैसा काम करता है, कम्युनिटी पूरा खोल के बता देता है। कोई उसमें मिथोलॉजी का कुछ कवर अप नहीं चलता है उनपे, कोई सिंबल से कवर अप नहीं होता है। पूरा रियलिस्टिक डिपिक्शन जो है स्केपगोटिंग का, एकदम ऐसा कि कोई वीडियो कैमरा लेके पूरा रिकॉर्ड किया है वैसा बताते हैं, पूरा क्राइस्ट के जो क्रूसिफिक्शन है। तो वैसा बताने से क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ वैसा बताने से पूरा मतलब एक डिटेक्टिव के तरफ से आप अगर देखोगे तो पूरा क्राइम सीन जो है वो पूरा जैसा है वैसा ही बता देते हैं। सब कुछ रिवील कर देता है सोसाइटी को। वैसा करने के बाद है ना पूरा सोसाइटी जो है मिथोलॉजी बनने में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सोशल मीडिया में जाते हो, सोशल मीडिया में जाने के बाद देखते हो बहुत सारे लोग एक आदमी को मार रहे हैं, पकड़ के, परसिक्यूट कर रहा है, मार रहे हैं।
तो उसको कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी रियल फुटेज सर्कुलेट हो चुका है। जो हाँ कैमरा है, जो फ़िल्म है, जो जिसने रिकॉर्ड किया है वो सर्कुलेट हो चुका है। तो हाँ। उसके बाद उसको कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उससे क्या होता है, उससे लोग मिथोलॉजाइज़ नहीं कर सकते। लोग उसको उसके ऊपर मिथोलॉजी बनाने में इम्पॉसिबल हो जाता है। तो क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन जो है, ये काम करता है रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद क्राइस्ट के क्रूसिफिक्शन स्टोरी के बाद आप उसके ऊपर मिथोलॉजाइज़ नहीं कर सकते हो। और फिर आप कोई परसिक्यूशन किसी के ऊपर, कोई कम्युनिटी के ऊपर या कोई एक सिंगल आदमी के ऊपर वो परसिक्यूशन आप सस्टेन नहीं कर पाते हो। क्योंकि ऑलरेडी वो जो गॉस्पेल्स जो है वो आपके स्टोरी टेलिंग जो मेथड है, आपके जो सब कुछ सोचने की जो विचार है, जो सब कुछ है उसमें इफेक्ट हो चुका है। इसलिए क्रिश्चियन कंट्रीज में आप जाओगे, मेजॉरिटी क्रिश्चियन कंट्रीज वेस्ट में या कहीं भी आप बोलोगे, वहाँ पर आप जाओगे, वहाँ पर लोग इंस्टिंक्टिवली जो अगर आप किसी के रेस के ऊपर, रेस के बेसिस में या जात के बेसिस में या किसी के बेसिस में आप किसी को परसिक्यूट करते हो, तो लोगों के इंस्टिंक्ट है, लोगों के जो पहले ही जो इंस्टिंक्ट है वो है जो परसिक्यूट कर रहा है उनके अगेंस्ट में ही हो जाते हैं लोग। इसीलिए आप जो देखते हो विक्टिमिज्म जो होते हैं, हम्म, पॉलिटिकल करेक्टनेस, ये सब जो होते हैं वेस्ट में इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर में, उनके दिमाग में ये भर गया है जो अ, अ, किसी के ऊपर परसिक्यूशन हो रहा है और उनको परसिक्यूशन के जिनके ऊपर हो रहा है परसिक्यूशन, उनको हम हमें डिफेंड करना है। अभी ये आप भूल जाओ जो कौन सही है और कौन गलत है। लोगों का प्राइमरी ये रहता है, ये ऑब्जेक्ट रहता है जो किनके ऊपर परसिक्यूशन हो रहा है, लोग उन हम्म, हिसाब से सोचते हैं उधर। हम्म। अगर आप फॉर एग्जांपल, हाँ, सिस्टमैटिक रेस। सिस्टमैटिक रेसिज्म ये है, वो है पॉलिटिकल करेक्टनेस जो है, उधर से ही आते हैं। अभी आप लोग जो एंटी क्रिश्चियन जो नैरेटिव है उनका भी वो नीचा जैसा पकड़ लो, फ्रीडरिक नीचा। फ्रीडरिक नीचा ने भी यही बोला है, जो क्रिश्चियनिटी आते हैं तो उधर एक स्लेव मेंटालिटी आ जाता है। लोग अपने आप को ऑप्रेस जैसा समझते हैं और ऐसा ऑप्रे माइट मेक्स राइट, जो हम हमारे पास ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं, वो वाला मेंटालिटी चला जाता है। और हाँ उल्टा ये मेंटालिटी आ जाता है जो भाई हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमें हमें डिफेंड, हमें ये चाहिए, डिफेंस चाहिए। हम जो हमें जो हमारे हमारे ऊपर परसिक्यूशन कर रहा है, जो हमें अत्याचार कर रहा है, उनको हमें जाके मारना है। हाँ। कम्युनिज्म आ जाता है, फिर ये आ जाता है। तो नीचा के जो ये है वो एक्चुअली एक्यूरेट है। स्लेव मेंटालिटी वाले टेंडेंसी आ जाते हैं क्रिश्चियन मेजॉरिटी सोसाइटीज में, क्योंकि वहाँ पे डोमिनेंट, वहाँ पे जो लोगों के डोमिनेंट नैरेटिव बोलते हैं, जो हाँ डोमिनेंट नैरेटिव जो है उनका वो आ जाता है, गॉस्पेल से ही आ जाता है, जो किसी के ऊपर परसिक्यूशन हो रहा है, क्योंकि क्राइस्ट के ऊपर भी परसिक्यूशन हुआ था और क्राइस्ट को उन परसिक्यूटेड जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ उससे ही क्रिश्चियनिटी बना है। तो क्राइस्ट क्राइस्ट के जो स्टोरी है, वो कोई भी सोसाइटी में डोमिनेंट नैरेटिव बनता है ना, वहाँ पर माइट मेक्स राइट, हमारे पास ताकत है और इसके वजह से हम कुछ भी कर सकते हैं, वो वाला मेंटालिटी गायब हो जाता है। हम्म, हमारे पास अथॉरिटी है, हम कुछ भी कर सकते हैं, वो वाला मेंटालिटी गायब हो जाता है। तो यही है विचार रेने जिरार्ड का। अभी ये बात आती है, जो रेने जिरार्ड जो पॉलिटिकल करेक्टनेस है उनको भी हाँ क्रिटिसाइज करता है रेने जिरार्ड। वो ये बोलते हैं, जो अगर तुम ये मेंटालिटी से चलते हो, कोई कम्युनिज्म या लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी वाला मेंटालिटी से चलते हो, जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमें जो जो अत्याचार कर रहा है उनके ऊपर जाके हुकुम करना है, उनको हाँ दबाना है, अगर वो मेंटालिटी से चल रहे हो तो वो भी स्केपगोटिंग मेंटालिटी आ जाता है। वो स्केप ये डिफरेंस रहता है, आप जिनके पास ताकत है उनको स्केपगोटिंग कर रहे हो
और जो जिनके हाँ ऊपर अत्याचार हो रहा है उनको उनको अत्याचार करने वाले बना रहे हो आप। उनको उनको आप तुम्हारा सोसाइटी का जो स्टेटस है वो वीकर उनके सेक्शन, हाँ ऊपर कर रहा है, वो रिवर्स कर रहा हाँ है। तो हाँ अभी पहले के ज़माने में जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखते हैं, तो जो जो हायर क्लास जो रहता है, हायर क्लास अत्याचार कर रहा है लोअर क्लास को। हाँ लोअर क्लास को डिफेंड करने के बदले क्या कर रहे हो आप, लोअर कास्ट क्लास को हायर कर दे रहे हो और हायर क्लास को लोअर क्लास कर दे रहे हो। समझ रहे हो ना? तो जो स्केपगोटिंग का जो तरीका रहता है हाँ वो कंटिन्यू चल रहा है, हाँ मगर ये आप सिर्फ है ना नाम चेंज कर दे रहे हो। स्केपगोटिंग करने वाले और जिनके ऊपर स्केपगोटिंग ये उनका नाम चेंज कर रहे हो। तो कम्युनिज्म का क्रिटिक ये रहता है, कम्युनिज्म में बोलते हैं कैपिटलिस्ट लोग अत्याचार कर रहा है हाँ प्रोलेटेरिएट को। हाँ तो प्रोलेटेरिएट को आप कम्युनिज्म में क्या कर रहे हो, अत्याचार करने वाले को बना दे रहे हो, और जो कैपिटलिस्ट और जो ऊंचे क्लास के जो है हाँ अ, उनको इन- अत्याचार करने वाले बना दे रहे हो, और मतलब उनको ये बना दे रहे हो, उनको नीचे दबा दे रहे हो। हाँ, तो वही कंटिन्यूएशन चल रहा है। तो मतलब नीचा डायलेक्टिक्स एक तरह का है। क्रिटिक सेट कर रहा है। तो हाँ नीचा का क्रिटिक भी उधर ही नीचा जो क्रिटिसाइज करते हैं क्रिश्चियनिटी को सही तरह से क्रिटिसाइज करते हैं, मगर उनके जो सोल्यूशन है हाँ पहले के जमाने जैसा माइट मेक्स राइट वाला सिस्टम में चला जाना, वो सिस्टम में हम वापस नहीं जा सकते, क्योंकि हम्म, एक कहावत है वेस्टर्न में, कैट इज आउट ऑफ द बैग। हाँ कैट इज आउट ऑफ द बैग, अभी वो कैट को वापस तुम डाल नहीं सकते हो बैग के अंदर। जो ये फेमिनिज्म है ये है वो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस हो चुका है सोसाइटी में। अभी तुम सब हाँ फेमिनिस्ट बना के ट्रैड वाइफ बना नहीं सकते हो, उनको घर में हाउस वाइफ बना नहीं सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है, खत्म हो गया वो। हाँ तो यही है जो क्रिटिक है। तो जिराड के डिटेल्स में अगर और भी डीपली अगर जाना चाहोगे तो वो भी हम जा सकते हैं, मगर आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ लीजिए। नहीं, क्वेश्चन तो वैसा नहीं है, बट मैं बट ये आप पूछना चाहता हूँ कि क्रिश्चियनिटी के जो फैक्टर है वो समझ में आया कि नहीं आपको? आप ये प्योरली एंथ्रोपोलॉजिकल बेसिस में हम हाँ वो एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से हम देख रहे हैं, क्योंकि हाँ, नो ये डाउट बहुत कि इम्पोर्टेंट है जी। जी अभी वैसे देखेंगे तो जो चर्च फादर्स बोलते हैं वो लोग के हिसाब जो शायद जो एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमन नेचर है कंप्लीटली अलग है जो जेराड से बात कर रहे हैं, बट ठीक है। मुझे नहीं लगता कि रीने जेराड उस तरह की से कुछ उस गाइडलाइंस पे कुछ सोच भी रहे। तो आई थिंक इट्स मेयर लाइक एन ऑब्जर्वर ऑफ अ सोसाइटी या ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी, एक इंटरपर्सनल जो ग्रुप्स का रिलेशन होता है ह्यूमन सोसाइटी में। मुझे लगता है वो एक क्या बोलते हैं, एक ऑब्जर्वेशन करके ज्यादा है रादर देन फर्स्ट प्रिंसिपल जो हाँ, ये क्रिश्चियनिटी। नेचुरल साइंस की तरफ से ही समझ लो आप, क्योंकि हाँ एक फिलोसॉफिकल थ्योरी नहीं है ये, कोई थियोलॉजिकल एंगल भी नहीं है। ये सिर्फ ये है कि सोसाइटी ऐसा ऑपरेट करते हैं। मगर अभी ये मेन ये बात समझना है, क्योंकि पहले के जो मिथोलॉजी है वो मिथोलॉजिकल टेक्स्ट कवर अप करते हैं वायलेंस को, और क्रिश्चियनिटी के जो जिराड जो थ्योरी लाते हैं, मिमेटिक थ्योरी जिनको बोलते हैं, ये जो मिमेटिक थ्योरी लाते हैं जिराड, ये जिराड बहुत क्लैरिफाई करके बोलते हैं जो ये बाइबल से ही उनको ये थ्योरी मिला है। क्योंकि बाइबल में आप अगर जाओगे वहां पर, अगर अगर आप शुरुआत करते हो केन एंड एबल के स्टोरी से, केन हाँ एंड एबल दोनों केन मर्डर करते हैं एबल को, और फिर केन एक सिविलाइजेशन बनाते हैं वो मर्डर के ऊपर। हाँ तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे मिथोलॉजी से, रोमुलस एंड रिमस जैसा एक मिथोलॉजी हो गया, रोम की एम्पायर का फाउंडिंग मिथ जो बोलते हैं, रोमुलस एंड रिमस। हाँ तो उनपे रोमुलस एंड रीमस के स्टोरी में अगर आप देखोगे तो उसमें ऐसा कोई ऑब्वियसली कोई एक्सप्लिसिटली आपको ये मर्डर नहीं बताते हैं जो किसी ने रोमुलस ने रीमस को मर्डर किया है,
ऐसा कुछ बताते नहीं है, उनको कवर अप करते हैं, सिंबल से, इस चीज़ों से कवर अप करते हैं। तो वो कवर अप जो है वो ये इसमें आपको नहीं मिलेगा, केन और एबल की स्टोरी में नहीं मिलेगा। केन एंड एबल के स्टोरी में तो पूरा पूरा की पूरा बता देता है जो केन ने एबल को मर्डर किया है। तो हम क्रिश्चियंस लोग बहुत ऑब्जेक्ट करते हैं जब भी कोई आदमी आता है, कोई इंसान आता है, बोलते हैं जो क्रिश्चियनिटी में और बाकी सब मिथोलॉजीज में बहुत सिमिलैरिटीज है, तो हम क्रिश्चियंस लोग के ऑब्जेक्शन इमीडिएटली आ जाता है, नहीं नहीं नहीं, हमारे मिथोलॉजीज दूसरे के मिथोलॉजीज से हमारे कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ये गलत है। बट हमें ये जो करते हैं ये गलत है एक्चुअली, क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज है वर्जिन बर्थ नैरेटिव में, हाँ, और ये जो भी ऐसा रोमुलस एंड रिमस स्टोरी के कंपैरिजन देख लिया हम, केन एंड एबल के स्टोरी। रेजरेक्शन में भी काफी स्टोरीज में है। हाँ हाँ, तो ये डिफरेंस यहाँ आ जाता है, जो उन स्टोरीज में और क्रिश्चियन स्टोरीज में ये फर्क है, जो उन स्टोरीज में वायलेंस जो है, मर्डर जो है, उनको कवर अप करते हैं। हाँ, क्रिश्चियनिटी के जो मिथोलॉजी है, क्रिश्चियनिटी के जो मिथोलॉजी का मतलब ऐसा नहीं जो बना हुआ कुछ चीज़ है, मिथोलॉजीज का मतलब ये जो हिडन। तो हम्म, क्रिश्चियनिटी के जो स्टोरीज है, वो जो रियलिस्टिकली जो सच्चाई है वो पूरा का पूरा डिपिक्ट कर देता है, वो पूरा का पूरा बता देते हैं ऑडियंसेस को क्या एग्जैक्टली एसोटेरिक हुआ। रिलीजन नहीं है मतलब, जो एसोटेरिक रिलीजन ओपन नहीं हो। है, ओपन बुक है। तो उनको आप उसमें जैसा जोशुआ का एग्जांपल देख लो, पुराने ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में जोशुआ की जो स्टोरीज है, वहां पे खुला बताया है जो जोशुआ को सब भाइयों मिलके उनको ऐसा खड्डे में फेंक देते हैं, क्योंकि उन वो जेलस हो जाते हैं, हिंसा करने लगते हैं उनको, जोशुआ हाँ, को। तो जेलसी के वजह से ही उनको खड्डे में फेंक देते हैं और फिर उनको बेच देते हैं मिस्र के स्लेव ओनर्स के पास। तो वहाँ पे ये पता चलता है जो सब भाई मिलके कंस्पायर किया है जोशुआ के ऊपर, और फिर जोशुआ को फेंक देते हैं। मगर उनपे ये भी बताते हैं जो जोशुआ जो है बदला नहीं लेते हैं उनके भाई के ऊपर, मगर उनके भाई के साथ रिकंसाइल कर लेते हैं। तो ये प्रोग्रेसिवली बताते हैं, जो बाइबल में प्रोग्रेसिवली बताते हैं, जो वायलेंस के अलावा आप चल सकते हो, प्रोग्रेस कर सकते हो। आपको किसी को ह्यूमन सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, जो पहले के ज़माने के लोग करते थे। अभी आप हाँ, ह्यूमन सैक्रिफाइस वाली बात आ जाता है, ह्यूमन सैक्रिफाइस के एविडेंस आप देख सकते हो, हर सिविलाइजेशन में है। इजिप्ट के सिविलाइजेशन में ह्यूमन सैक्रिफाइस मिलते हैं, साउथ अमेरिकन की सिविलाइजेशन में ह्यूमन सैक्रिफाइस मिलते हैं, इवन वेस्टर्न कंट्रीज के जो प्री क्रिश्चियनिटी के पहले हाँ। के जो सिविलाइजेशन है, वहाँ पे भी ह्यूमन सैक्रिफाइस होते थे। इवन इंडिया में आप जाओगे, सोमनाथ टेम्पल है, वहाँ पे भी ह्यूमन सैक्रिफाइस होते थे, खास करके ईस्टर्न साइड में। तो ह्यूमन अभी सैक्रिफाइस मागा, के हाँ, हम्म नहीं अभी मागा सपोर्टर्स भी जंग छेड़े तो हम्म वो लोग भी ढूंढ रहे हैं। पुराने न्यूज के हाँ, आर्टिकल्स निकाल रहे हैं, इंडियन सैक्रिफाइस, ह्यूमन सैक्रिफाइस। नहीं, ह्यूमन सैक्रिफाइस यूनिवर्सली कोई भी दो चीज है, कैनिबलिज्म और ह्यूमन सैक्रिफाइस, ये दो चीज आपको मिलेगा ही मिलेगा हर एडवांस सिविलाइजेशन में। ये जो दो चीजें ये एसेंशियल है, उनके अर्ली, उनके पहले फेज में हमेशा कैनिबलिज्म और ह्यूमन सैक्रिफाइस रहते ही थे। कैनिबलिज्म और ह्यूमन सैक्रिफाइस से ही जो टैबू है, जो हमारे सोसाइटी का टैबू है, वो बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक है टैबू जो इंसेस्ट। इंसेस्ट टैबू कहाँ से आता है? वो कोई आउट ऑफ कंट्रोल अगर मिमेटिक कंपटीशन हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल डिजायर आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, तो इंसेस्ट आ जाता है, कोई भी चीजों के साथ सेक्स करना शुरू हो जाता है। और जो टैबू से पहले जो टैबू रहता है वो बाद में निहट जाता है। हाँ, तो टैबू इन्फोर्स भी होता है। पहले आउट ऑफ कंट्रोल कैनिबलिज्म होता है, या आउट ऑफ कंट्रोल किसी को लगता है जो फॉर एग्जांपल बीफ, बीफ बहुत टेस्टी लगता रहेगा लोगों को, हाँ, लोगों को बहुत बीफ बहुत डिलीशियस लगता रहेगा। तो
लोग उसका डिलीशियसनेस बीफ का टेस्ट के वजह से लोग एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू करते हैं, लोग उनके साथ कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं, मारामारी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो चीज़ एकदम बहुत बहुत ही हद से ज़्यादा डिलीशियस है। तो लोग हाँ। वो जो वो आउट ऑफ कंट्रोल वायलेंस आ जाता है, जो पागलपन शुरू हो जाता है वो एक चीज़ की वजह से, उनको कंट्रोल में लाने की वजह से एक टैबू डाल देते हैं। भाई आप भी सिर्फ बीफ अलाउड नहीं है, बीफ खा ही नहीं सकते हो, क्योंकि बीफ तो अगर लोग खाते तो लोग पागल हो जाते हैं, लोग कुछ भी पागलपन करना शुरू करते हैं, एक दूसरे के साथ मारामारी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको इतना डिलीशियस लगता है, वो टेस्ट की वजह से वो पागल हो जाते हैं, वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, वो उसके वजह से तो वाटर एक बफेलो से काम नहीं चले। वाटर वाटर बफेलो से काम चलाओ, या तो चिकन या तो मटन से काम चलाओ, मगर बीफ खाते तो तुम लोग पागलपन करना शुरू कर देते हो, तो इसके इसके टैबू एनफोर्स हो जाता है, बीफ बैन। हम्म। और वो एक तरीका है टैबू इन्फोर्स करने का, जो जिसके ऊपर मारामारी कर रहे थे तुम लोग, जिस जिस चीज के ऊपर उनको डीफाई कर देना, उनको एक आइडल बना देना, तो एक टैबू का मेथड रहता है, बहुत सारे अलग अलग मेथड्स रहते हैं टैबू डालने का, तो ये एक मेथड है। अभी आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप आ जाएंगे तो अभी भी लोग वैसे ही करते हैं, इवन वेस्टर्न कंट्रीज में भी आपको दिखेंगे, जो फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रम्प ट्रम्प का ये देख लो इलेक्शन, तो ट्रम्प कैसा करके इलेक्शन जीते, ट्रम्प के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, राइट? तो राइट। ट्रम्प असैसिनेशन होने के बाद वो क्या किए, फाइट फाइट फाइट, एक इमेज बन गया, तो डेयरिंग वाला इमेज, भाई ये आदमी के ऊपर इतना अटैक हो रहा है फिर भी ये आदमी आगे बढ़ते जा रहे हैं, हाँ। तो एक हीरोइक वाला उनके ऊपर परसिक्यूशन हो रहा है, तो एकदम वही हीरो है, उनके ऊपर परसिक्यूशन हो रहा है मतलब वही सही है और वही हीरो हीरो है। तो जो ट्रम्प के विरुद्ध में भी था वो भी ट्रम्प के कैंप में आ गया है उसके बाद। हाँ, तो दो तो डेमोक्रेटिक पार्टी से है ना। हाँ, डेमोक्रेटिक है। पार्टी से आप अगर कोई भी देख लो, ये तो सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ट्रम्प वाले हाँ। एग्जांपल, उनको एक ऑलमोस्ट एक डीईटी वाला लेवल बना दिए हैं, आप समझ रहे हो, जो इनको एक हाँ, गॉड लाइक स्टेटस मिल गया है। तो रेने वो जिराड बोलते हैं, 2016। हम्म, हाँ। हाँ। हाँ, कंप्लीट तो किया था तो। हाँ। रेने जिराड ये बोलते थे, जो हम गॉड्स जो है, कोई भी सोसाइटी के गॉड्स जो उनको इन्वेंट नहीं करते, हम जो सोसाइटी के विक्टिम्स रहते हैं वो विक्टिम्स को ही गॉड बनाते हैं, हम्म। विक्टिम्स को ही हम गॉड बनाते हैं। तो पहले के मिथोलॉजी के लिए भी ये सेम है और अभी का सोसाइटी के लिए भी ये सेम है, कोई भी किसी को ऊपर परसिक्यूशन होता है ना, तो उनको उनको गॉड लाइक डिवाइन स्टेटस मिल जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि उनके ऊपर परसिक्यूशन हुआ था, उनके ऊपर ही अत्याचार हो रहा है, तो उनको गॉड लाइक स्टेटस मिल जाता है। तो गॉड आजकल की जो नैरेटिव है उसके ऊपर ही चलते हैं। हाँ, अभी भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो हिंदू खतरे में है नैरेटिव जो था। उसके ऊपर से एक नरेंद्र मोदी को एक पॉपुलर सपोर्ट मिला उसके वजह से, और अभी भी वही है, मतलब एक हिंदू वर्सेस जो एक अब्राह्मिक रिलीजन का जो डायलेक्टिक चल रहा है अभी, उसमें भी वही है कि एक ऐसा कंटिन्यूसली पोर्ट्रे करना कि एक पर्टिकुलर रिलीजन है वो हमेशा अंडर अटैक है और उसको ओवरकम करना है। राइट, तो यहाँ भी वही वैसे ही चल रहा है अभी फिलहाल। राइट। हाँ, ये आजकल की तारीख में अगर देखोगे, जैसा करंट करंट जो गवर्नमेंट है वो पावर में कैसा आया है, वो पावर में इस तरफ से आया है क्योंकि इंडियन पब्लिक को जस्टिस चाहिए था, इतना करप्शन हो रहा है, इतना इनजस्टिस जो हो रहा है, उनका सल्यूशन चाहिए था। तो अ, उस हिसाब से जो जिनके ऊपर परसिक्यूशन हो रहा है, समझ लो
जो मेजॉरिटी रिलीजन है, वो बोल रहे हैं जो हमारे ऊपर परसिक्यूशन हो रहा है, हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि ये माइनॉरिटी रिलीजियस जो कम्युनिटीज जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनके वजह से इसके वजह से ही हमारी सोसाइटी में क्राइसिस है। तो ये जो मेंटालिटी है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है और हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है इसलिए हम हमारे पास पावर आना चाहिए, हमारे पास अथॉरिटी आना चाहिए। वही डोमिनेंट जो बोलते हैं जो मेन नैरेटिव है, उस वही डिक्टेट करता है हमारे गवर्नमेंट, और हमारे गवर्नमेंट के में कौन पावर में आएगा और हमारे ऊपर कौन रूल करेगा। तो वैसे ही शुरू होता है। अभी रिने जेरार्ड ने इस चीज पे बात की है कि अभी जैसे करंट सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट है और वो चल रहा है और उससे कोई स्केपगोट निकलता है, वो स्केपगोट को इन कोई भी वे से जो डील किया जाता है, सेक्रीफाइस किया जाता है, उसके बाद जहां तक मैंने उस सीबीसी के वीडियो में सुना था कि एक एरा ऑफ पीस या तो फिर एक थोड़ा सोसाइटी शांत हो जाता है, बट उसके बाद अ, जो सो कॉल्ड अपने आप को विक्टिम डिक्लेयर कर रहा था वो एक अब्यूजिव मोड में जाता है। उसके बारे में ऐसा कुछ मेंशन किया जैसे कि अभी करंट इंडियन सिनेरियो में देखो, जो डिवोर्स केसेस को लेके या तो फिर क्या 498 है आई थिंक, जो डाउरी का और शायद और एक क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट लीगल टर्म याद नहीं, बट जो भी है महिलाओं का शोषण होता है जो शादी के बाद बाय इन लॉस, या डाउरी, या तो फिर जो भी ऐसे के चार्जेस होते हैं। अभी वो एक पेट्रियार्की करके स्केपगोट था उसका। ये एक पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से औरतों को तकलीफ होती है, और टू सम एक्सटेंड इट इज ट्रू, अभी भी होता है। आई एम नॉट सेइंग और डिनाइंग दैट, बट लेकिन वो एक स्केप गोटिंग होने के बाद एक जो रिवर्सल हुआ है, ऐसे कुछ फेनोमेनन या फिर ऐसे कोई एग्जांपल रिने जेरार्ड मेंशन करता है या नहीं करता? हाँ हाँ, वो जो रिवर्सल की बात आप कर रहे हो करण जी, ये हम देख सकते हैं फैमिली कोर्ट्स में। रिसेंटली एक अगर आपको आपने देखे है कि नहीं एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं, बट आपको आपने सुना रहेगा एक एक आदमी जो है, उन्होंने सोशल मीडिया में एक सुसाइड करने के पहले एक हाँ, कुछ अतुल वीडियो सुभाष रिकॉर्ड ना, किया। ऐसा कुछ नाम। हाँ, अतुल हाँ। सुभाष, राइट राइट। हाँ। तो ये जो क्या रहता है, जिनको ये मालूम नहीं इसके बारे में एग्जैक्टली क्या हुआ था, ये आदमी जो है अतुल सुभाष, इनका मैरिज खत्म हो गया था, डिवोर्स हो गया था। अभी जो इनके जो वाइफ है, जो एक्स वाइफ है, वो इन कोर्ट में जाकर इनके अगेंस्ट में केस किया है, डोमेस्टिक अब्यूज वगैरह ये सब चार्जेस डाले हैं उनके ऊपर। और जो फैमिली कोर्ट सिस्टम जो है, उन्होंने अतुल सुभाष को ऑर्डर किया था कुछ पागल जैसा अमाउंट पे करने के लिए पर मंथ एज हाँ, कुछ चाइल्ड 4 या 8 लाख सपोर्ट। मांगे थे ऐसा कुछ। हाँ, कुछ ऐसे ही अमाउंट एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं, बट कुछ ऐसे ही बहुत इंसेन अमाउंट मांगे थे उनसे। तो उसके वजह से क्या किया अतुल सुभाष जी ने, पहले तो उन्होंने बहुत लड़ाई वड़ाई की है कोर्ट वोर्ट में जाकर, यहाँ से वहाँ जाकर, फिर बाद में उनको ऐसा लगा रहेगा जो ये जीत नहीं सकते हो, तो फिर उन्होंने हम्म। सब कुछ एक्सपोज किए। एक्सपोज करने के बाद उन्होंने अपना खत्म कर दिया अपना अपना जीवन। वीडियो वीडियो डालने के बाद उन्होंने अपना जीवन। तो इसलिए इससे क्या पता चलता है, जो हमारे देश में ऐसा फैमिली कोर्ट सिस्टम आ गए हैं जो एकदम फ्लिप साइड चले गए। जैसा आप बोल रहे थे ना, पहला पेट्रियार्की जो है वो स्केपगोट बना है। पेट्रियार्की जो है उस स्केपगोट बनने के वजह से अभी जो भी अगर आप मेल रहते हैं, आदमी रहते हैं, हम्म। तो ऑटोमेटिकली वहीं से
आदमी जो कोर्ट सिस्टम है वो प्रिज्यूम करना ये चालू कर देते हैं, तो आप भी गिल्टी हो, आपने हाँ डोमेस्टिक वायलेंस किए है, आप ही वहाँ से प्रिजम्पशन यही चालू हो जाता है, जो आप गिल्टी पार्टी हो, और जो जो महिला है वो एक्चुअली इनोसेंट है। तो इससे क्या होता है, जिस जैसा आप बोले थे ना, स्केपगोट पहला ये रहता है, पहला स्केपगोट रहता है महिला, और पेट्रियार्की जो है वो अत्याचार करने वाला रहता है। अभी वो उल्टा हो गया है, अभी महिला पार्टी जो है, फेमिनिस्ट जो है, जो ग्रुप है, वो अत्याचार करने वाले बन जाते हैं, और जो मेल है वो स्केपगोट बन जाता है। तो ये जो है रिवर्सल हो जाता है। इससे क्या है, इससे कोई एक्चुअल जस्टिस नहीं होता है, इससे कोई हाँ स्केपगोट सिस्टम से हम निकलते नहीं है बाहर, स्केपगोट सिस्टम से हम बाहर नहीं निकलते, मगर ये क्या करते हैं, वही स्केपगोटिंग तरीका जो है वही कंटिन्यू रखता है, सिर्फ एक चीज को ऊपर कर देता है और एक चीज को नीचे कर देता है, उल्टा कर देता है, उसको फ्लिप करके वो चलते रहता है। मगर क्रिश्चियनिटी में, खास करके गॉस्पेल्स में, ये बताते हैं हमें, जो ऐसा कंटिन्यू करके सोसाइटी नहीं चल सकता है, सोसाइटी ऐसा स्केपगोटिंग करके चालू नहीं कर सकता, चलते नहीं रहेगा, क्योंकि क्राइस्ट जब क्रूसीफाई हो जाता है, क्राइस्ट क्रूसीफाई होने के बाद कोई क्राइस्ट क्रॉस से उतर के सबके ऊपर वो रैम्बो वो सनी देओल नहीं बन जाता है, सबके ऊपर बदला, हाँ अब आ गया बदला लेने का मौका, सबके हाँ ऊपर बदला नहीं लेता है वो उल्टा क्या करता है, कब्र में 3 दिन के बाद वो रेजुरेक्ट हो जाता है, और रेजुरेक्ट होने के बाद वो सबको दिखावत देता है, सबको उनके जो स्पेशली उनके जो शिष्य है उनको और दिखा देते, उनको क्या बोलते हैं हिंदी में, उनके लिए वो उनके साथ मिलते हैं, हम्म, और सबको ये पता चलता है, जो जिनको कुर्बानी देते हैं, हाँ अगर ये प्योरली एंथ्रोपोलॉजिकल तरीके से देखेंगे, तो जिनको ये कुर्बानी हम देते हैं, उनको हम दबा के और नहीं रख सकते। वो हाँ जो जो रियलिटी है, सच्चाई जो है, कैसा करके हम वो आदमी को मारे, हाँ ये करने के लिए मर्डर करके सब सोसाइटी को कंटिन्यू करने के लिए, कैसा करके हम वो जो सिस्टम है उसको हम्म, कंटिन्यू किए, वो सिस्टम हम कंटिन्यू और नहीं कर सकते। तो क्रिश्चियनिटी ये करता है, ये बोलते हैं, जो जैसा फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल देता हूँ आपको, सेंट पॉल पहला क्या था, सेंट पॉल पहला अत्याचार करने वाला था, क्रिश्चियंस को अत्याचार करता था। तो सेंट पॉल को जब क्राइस्ट मिलते हैं दमास्कस के रोड में, सेंट पॉल जब कन्वर्ट हो जाता है, वो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट अत्याचार करने वाले से तो खुद ही क्रिश्चियन बन जाते हैं। तब क्रिश्चियंस लोग उनको पकड़ के मार नहीं लेते, क्रिश्चियंस लोग उनको अपने में ही ले लेते हैं, अपने कैंप में ही ले लेते हैं। तो उससे क्या बराबर रिकंसिलिएशन हो जाता है। तो रिकंसिलिएशन होने के बाद ही क्रिश्चियनिटी स्प्रेड होता है। अगर क्रिश्चियंस लोग सेंट पॉल को मार डालते थे, तो क्रिश्चियनिटी और जैसा रिलीजन के जैसा ही बन जाते थे, और वो स्प्रेड नहीं हो पाते थे। तो उससे ही पता चलता है, जो ये नॉन वायलेंस की बात जो आ जाता है, नॉन वायलेंस के मतलब ये नहीं, जो कोई चोर आके आपका घर लूट ले और आप चुपचाप बैठ के देखो, कुछ उसका मतलब नॉन वायलेंस नहीं होते। नॉन वायलेंस का मतलब ये है, जो कोई आपके आपको अत्याचार कर रहा है, तो आप उल्टा उनको अत्याचार करना शुरू मत कर लो, क्योंकि वो हाँ डायलेक्टिक वाला सीन हो जाता है, हाँ उससे रिजॉल्व नहीं होता है कुछ चीजें। नहीं हंसी इसलिए आ रही है जॉर्डन पीटरसन का याद है व्हाट डू बीइंग माय वॉयलेंस डिफाइन वॉयलेंस डिफाइन वायलेंस, हाँ, जिरार्डियन के पर्सपेक्टिव से वायलेंस ऐसा नहीं, कोई पोस्ट मॉडर्निज्म का ऐसा कुछ वायलेंस नहीं रहता है। वायलेंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ जिरार्डियन टर्म्स में ये रहता है, जो तुम कोई इनोसेंट आदमी को स्केपगोटिंग कर रहे हो उनके अगेंस्ट में। अभी फॉर एग्जांपल, आपने कुछ नहीं किया, आप आपने किसी के आपने किसी के अगेंस्ट में कुछ अत्याचार नहीं किया, कुछ नहीं किया, मगर
आपके ऊपर आपको ज़बरदस्ती किया जा रहा है, आपको जेल पे डाल दिया जा रहा है, वो है वायलेंस। वायलेंस शब्द से नहीं होता है, तो जैसा लेफ्टिस्ट लोग बोलते हैं वर्ड्स आर वायलेंस, ऐसा नहीं होता है। वायलेंस एक डेफिनिशन है मिमेटिक थ्योरी में, और डेफिनिशन ये है वो स्केपगोटिंग कर रहा है आपके अगेंस्ट में परसिक्यूशन हो रहा है, वो वायलेंस होते हैं। आपको आपने आपने वो चीज़ नहीं किए हो, आपने जो चार्जेस आपके ऊपर लगाया जा रहा है, वो चार्जेस आपके ऊपर आपने नहीं किए हो, आप एक्चुअली इनोसेंट हो वो चार्जेस से। इसका मतलब ये नहीं जो आप एकदम सिनलेस हो, नहीं, बट आपके ऊपर जो चार्जेस लगा दिया जा रहा है, वो आपने किए है कि नहीं? नहीं, आपने वो नहीं अच्छा। किए, तो आप इनोसेंट हो। तो आपके ऊपर ये नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर वायलेंस नहीं होना चाहिए। हाँ। ये है वायलेंस, वायलेंस की डेफिनेशन। और वो भी एक दिमाग में वही और एक चीज चल रही हो, तुम सनी देओल का उदाहरण दे रहे हो, गदर में हेडपंप पकड़ता हाँ, है। वो अभी भी दिमाग में चल। हाँ, क्योंकि जो है सनी देओल वाली जो बात आ जाती है, आप अगर वो गदर मूवी देखे रहेंगे तो उसमें क्या होता है, सनी देओल के ऊपर परसिक्यूशन होता है, पूरा हाँ। पाकिस्तान उनको परसिक्यूट करता है और उनको फोर्स करता है जो कन्वर्ट करो, आप हिंदू से सिख से मुस्लिम बन जाओ। तो सनी देओल का वायलेंस वहीं से ही शुरू होता है, क्योंकि वो परसिक्यूशन उनके ऊपर हो रहा है करके, उनको हाँ। ऐसा डिपिक्ट कर रहे हैं जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तभी उनके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ट्रेन के ऊपर जाके ट्रेन का पूरा पाकिस्तानियों को सेना को उड़ा रहे हैं, हेलीकॉप्टर को गोली से मार रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। वो बेसिस से ही वो सब वायलेंस शुरू होता है। ये सनी देओल के ऊपर अत्याचार हुआ था। नहीं तो अगर सनी देओल ऐसे ऐसे ही जाके पाकिस्तान में जाके वायलेंस का ये कर जाएगा तो इंडियन पब्लिक भी बोलेगा ये क्या हो रहा है, ये तो हाँ। बिना कारण का उधर जाके लोगों को मार रहे हैं। सबसे एंटी पाकिस्तानी की पब्लिक अगर वो बोलेंगे, वो भी बोलेंगे जो भाई ये तो बिना मतलब का वायलेंस हो रहा है भाई, कुछ कोई इनका कारण ही नहीं है। मगर उनके ऊपर परसिक्यूशन हुआ था, उनके ऊपर अत्याचार हुआ था, तभी जाके हाँ तब वो कर सकता है, तब वो जस्टिफाइड है उनके वायलेंस। ठीक है, चलो अगर और कुछ ऐड करना है तो बोलिए, नहीं तो फिर स्ट्रीम एंड कर देते हैं आज के लिए फिर। नहीं, हाँ, आपकी कोई क्वेश्चंस है तो उनके ऊपर भी बात कर सकते हैं। आपके कोई सवाल है, अभी ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। ये हमारा काफ़ी नया लाइव स्ट्रीम है, इसकी वजह से हम हाँ। चैट में इतना एक्टिव नहीं है हमारा। हाँ। बट आगे जाके कमेंट्स में कोई क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली हाँ। हम उनके आंसर करने की कोशिश ये करेंगे। अभी कैसा जेरेट का तुमने जो डॉक्यूमेंट्री वो सीबीसी का बताया था उतना ही देखा मैंने, अब तक उनके कोई किताब नहीं पढ़े। और जहाँ तक जितना मैंने सुना और जितने तुमने अभी हमने जो चर्चा की उसमें ठीक है, काफी कुछ कवर हो गया, तो ऐसे तो फिलहाल कोई सवाल नहीं मेरे पास, बट हाँ, अगर कुछ रहेगा तो आगे फिर अपन वो एड्रेस कर सकते हैं फिर। अगर कोई किताब कुछ जिराड के पढ़ना है तो मैं ये रेकमेंड करूँगा, ये किताब रेकमेंड आइस करूँगा, ये सेट एंड आपको फॉल। अमेज़न, हाँ, ये अमेज़न में आपको मिल जाएगा। ये हाँ। इंट्रोडक्शन के हिसाब से बहुत अच्छी किताब है, ज़्यादा थिक नहीं है, काफ़ी स्लिम है, तो हाँ। इसको आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको इन डेप्थ जिराड के थ्योरी के बारे में जानना है, तो ये रेकमेंड करूँगा। थिंग्स हिडन कौन सा सिंस ये? द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। ओके। ये और भी इन डेप्थ में जाता है। ये आप हाँ। फ्रॉइड की थ्योरी टैकल करता है, एवोल्यूशन टैकल करता है, और बहुत सारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस है उनके डिटेल्स में भी जाते हैं। क्रिश्चियनिटी के जो बाइबल नैरेटिव है उनके अंदर भी जाता है। तो इसमें कोई थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जिरार्ड अपने आप को थियोलॉजियन नहीं मानते कोई भी एंगल से। बट अगर आप उनके उनके जो थ्योरी है वो अच्छे से आप समझ जाते हो ना, तो आपको कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिलेगा जिरार्ड की थ्योरी और थियोलॉजी के बीच में। आपको कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जिरार्ड लॉ एंड ऑर्डर ये सब चीज़ों के लिए ही बेसिस जो है रहता है, जो ऑब्जेक्टिव रीजनिंग जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के बेसिस जो देते हैं,
वो बहुत अच्छा आर्गुमेंट देते हैं हाँ वो क्रिश्चियनिटी तो के। है कि थियोलॉजी एक पूरा डिफरेंट फील्ड होता है, उसको तुम जेराड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, और करते हाँ, बैठोगे तो उसमें मतलब भी नहीं है, तुम्हारा ही वक्त जाया हाँ। करते हो। और आपको फिर आप फिर एकदम सेमेंटिक्स के ऊपर डिसएग्रीमेंट शुरू हो जाएगा अगर आप हाँ। जिरार्ड और थियोलॉजी के अंदर दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करोगे तो। बट आप हम्म, प्योरली एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से अगर अगर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव मिल जाएगा क्रिश्चियनिटी सच क्यों है। उस पर्सपेक्टिव से आपको आपको जैसे थियोलॉजी लोग समझते हैं ना, थियोलॉजी बहुत सारे लोगों के लिए एब्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लोगों को लगता है क्या हाँ। ये है थियोलॉजी, ट्रिनिटी ये क्या है? ये तो रियलिटी के अंदर कोई लागू एक्चुअली रियलिटी के अंदर लागू होता है, बट बहुत सारे लोग वो दोनों को डिवोर्स कर देते हैं। तो अगर हाँ, उन और अगर मैक्सिमस का भी अगर आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ोगे तो ये आम आदमी के लिए नहीं है, भले वो हाँ, टर्म्स का मीनिंग भी देख ले ऑनलाइन जाके या डिक्शनरी में जाके ये इसका मतलब क्या है, फिर भी वो पूरा कंटेक्स्ट समझना, पल्ले पढ़ना, उसको 3-4 बार तो भी पढ़ना पड़ता है, कोई सिखाने वाला है, समझाने वाला भी लगता है। वो मैं भी ऐसा थियोलॉजी या फिर चर्च फादर्स में किसी को रेकमेंड नहीं करता अनलेस एंड अनटिल तुम कोई प्रीस्ट को या तो फिर ऐसे आदमी को जानते हो कि जो तुमको कुछ सवाल हो तो उसमें मदद कर सके। जरा डीसी है, मतलब एग्जांपल्स जो है उसके वो भी क्या मतलब ऐसे नहीं कि नहीं समझोगे तुम। जरा तो अब तक मुझे तो डॉक्यूमेंट्री अच्छा लगा उनका, सीबीसी का जो था वो। अभी तुमने जो बुक्स दिए तो समय मिलेगा तभी तो पढ़ के देखूंगा, फिर अगर उसमें कुछ पॉइंटर्स मिलते तो उसको अलग से स्ट्रीम में एड्रेस करते हैं। ये डेफिनेटली फ्यूचर में भी हम ये टॉपिक कवर कर सकते हैं, बहुत अलग अलग हम्म, डायरेक्शन में जा सकते हैं ये चीज़ को लेके। जैसे हम लोग ने पॉलिटिक्स के बारे में हमने बात किया है, इवन बॉलीवुड के बारे में भी हम बात किया है। तो ऐसा अलग अलग डायरेक्शन में हम जैसा कंफर्टेबल रहेंगे आप, जैसा आपका इच्छा रहेगा उस हिसाब से हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको और कुछ ऐड करना है इस पे कि स्ट्रीम नहीं, एंड कर दो? बहुत बहुत दिनों के बाद हमने ये स्ट्रीम वापस चालू किया है, तो होपफुली हम कंटिन्यू रख सकते हैं। और हाँ, वो वीकली ट्राई करेंगे राइट। कि एटलीस्ट वीक में एक, फिर होपफुली सक्सेसफुल रहेगा ये सेकंड एक्सपेरिमेंट। ऑल राइट। ठीक है, चलो, सो ठीक है। टेक केयर मैन। टेक केयर। गॉड ब्लेस। चलो बस।